तो लेट्स सी कि हम क्या बात करते हैं। हमने सबसे पहले जो बात की है वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या बात की है हुई है हमने। अच्छा, बेटे वहाँ पीछे बैठना है। चेयर्स यहाँ से खींच ले। Numbers are symbols used to represent quantities. We have established that numbers are basically symbols that are used to represent quantities. जब हम क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स के जरिए से, तो हमने उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली। हमने देखा इन नंबर्स के आपस में रिलेशनशिप होते हैं। वी कैन यूज ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट देम। वी कैन डू अ लॉट थ्रू देम। जो कुछ भी उसमें हमने सीखा, उसमें हमने उस सारे के अंदर जो लास्ट चैप्टर आया वहां पे हम पढ़ रहे थे सेट्स। सेट्स में क्या होता था। शांत रहे। चेयर ले ले, वहां वहां बैठ जाओ। कलेक्शंस, कलेक्शन ऑफ सिमिलर बट डिस्क्रीट डेटा। सेट्स क्या होते थे। ये कलेक्शंस होते हैं डेटा के। डेटा से मुराद वही क्वांटिटीज हैं, नंबर्स हैं। ये डिस्क्रीट का मतलब हर क्वांटिटी यूनिक होगी। सिमिलर का मतलब उसमें कोई ना कोई चीज सिमिलरिटी भी है। मिसाल के तौर पे इवन नंबर्स। अब हर एलिमेंट जो है वो यूनिक भी है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 2 दो दफा नहीं हो सकता सेट के अंदर। 0 दो दफा नहीं हो सकता। 6 दो दफा नहीं हो सकता। लेकिन सबके अंदर एक यूनिक कोई कोई सिमिलर प्रॉपर्टी भी जिसकी वजह से एक सेट के अंदर कलेक्शन बन गया। क्या बन गया। फिर हमने इन सेट्स के अंदर देखा था, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। और उन कॉन्सेप्ट्स में एक कॉन्सेप्ट था यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होता था कि अ सेट that has all the collective data of all the sets in that dimension, in that realm कह लेते हैं। एक ऐसा सेट था जिसके साथ जो भी 4 5 7 8 सेट लिखे होते थे, उसके अंदर वो सब के सब का डेटा मौजूद होता था। राइट। यहाँ देखो प्रॉब्लम। इस समरी को भी साथ नोट कर लेना ताकि नया चैप्टर स्टार्ट करते वक्त पता हो कहाँ से बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। यहाँ देखो प्रॉब्लम। और ये जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, ये एलिमेंट्स ये बात सिग्निफाई करते हैं कि अब इस दुनिया में, जिस दुनिया में ये सेट एग्जिस्ट करता है, इस दुनिया में और जितने मर्जी सेट्स हों, कोई भी सेट ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास कोई ऐसा एलिमेंट हो जो इसके अंदर मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पे, इफ यू हैव ए, अब उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा यही सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। इफ यू हैव बी, B can have the same elements as A or the universal set, but it cannot have anything। B में ऐसा तो हो सकता है कि वो एलिमेंट्स हों जो कि A में मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एलिमेंट्स हों जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद ना हो। बेटा दरमियान वाला स्विच ऑफ कर दो। बी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट तो हो सकता है जो ए में ना हो। ऐसा नहीं हो सकता जो यूनिवर्सल सेट में ना हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेट है इवन नंबर्स का। अब इवन नंबर्स ही होंगे ना इस सेट के अंदर।
लेकिन कौन से इवन नंबर्स होंगे जो इसके यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं? इसके अलावा के इवन नंबर्स नहीं इसके अंदर आ सकते। यहाँ तक प्रॉब्लम। आपका सेट्स एंड प्रोबेबिलिटी का टेस्ट हो चुका है, मैंने अभी भी कल मैंने देखा कि अभी भी कुछ बच्चों का तो 10 नंबर भी नहीं आई, 20 नंबर का टेस्ट था। तो कुछ बच्चे थे जिन्होंने 10 क्रॉस नहीं किया। कौन कौन है प्लीज रेज योर हैंड जिनका 10 भी नहीं है? एक और साहब है। तो बस आपके भी 8 या 9 नंबर है। अच्छा, ये जिस जिसके 14 से नीचे हैं, मैं सॉरी फॉर दिस, 14 से नीचे वो रीटेस्ट देंगे आज। आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, जब तक वो 14 क्रॉस नहीं करते 70% बनता है। रीटेस्ट देते रहेंगे, ऐसे तो आपको आता ही नहीं होगा टॉपिक। ठीक है। अब वैसे तो रमजान में मैं क्लास में नहीं टेस्ट लूंगा, वो जो आखिरी एंड पे क्लास होती है उसमें आप टेस्ट देंगे। और मतलब कुछ समझ ना तो दोबारा पूछ लें आप। तो क्या करूं अब? मुझे नहीं पता, मैं मेरे बेटे मार्क्स आपको कितने मैंने इधर मुझे पता लग गया, मैंने आपको हैं। बता दिया ना आपको मिल जाएंगे मार्क्स। आप बार बार क्यों मुझसे पूछी जा रही हैं? मैं कह तो दिया है, मिल जाएंगे आपको मार्क्स। मुझे पता है आपको आई नहीं पता, मुझे आई नो दैट। आई एम नॉट दैट डम। अब लगता हूँ नहीं। नो। हाँ, यहाँ तक समझ आ गई जी सबको। अब मैं आपको वापस पीछे लेके जाना चाहता हूँ। नंबर्स क्या है? सिंबल्स फॉर क्वांटिटीज। मैथ्स क्या है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ क्वांटिटीज। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ क्वांटिटीज। बेटे जिस जिसने भी जो जो पेपर देना है दे हैव, अब लिखने लिख लो साथ रजिस्टर निकालो। जिस जिसने जो जो भी पेपर देना दे ऑलवेज हैव टू बी एटलीस्ट 70% अबव द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। जी को प्रॉब्लम यहाँ तक। और हमने देखा था कि हम ये जो इंटरेक्शन स्टडी करते हैं इसमें सबसे ज्यादा हमें जो चीज हेल्प करती है, जो मैथ्स को इवॉल्व करने में हेल्प किया है, जिस चीज ने सबसे ज्यादा, द क्वालिटी दैट हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड मैथ्स द मोस्ट इज the patterns we found in the interactions of quantities। हमने जो इंटरेक्शंस के अंदर इनमें जो पैटर्न्स देखे उन्होंने हमें सबसे ज्यादा हेल्प किया मैथ्स को स्टडी करने में या अंडरस्टैंड करने में। पढ़ लें बैठ के आलू गप्पे मारने क्या नहीं? जैसे अंदर क्लास में बैठे शाबाश पढ़े बैठ के। फादर को अंदर बिठाओ, अंदर बैठ के पढ़े ये लोग। The quality that helped us understand maths the most is the patterns we found in the interactions of the quantities। मिसाल के तौर पे हमने अब तक जितना भी मैथ्स डिस्कवर किया कैसे किया था? आपको याद है हमने देखा था कि चीजें बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हमने चीजों को ऐड होते देखा था।
हमने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन डिस्कवर कर ली थी, हमने सब्ट्रैक्ट होते देखा था, हमने देखा था 6 को डिवाइड करें 2 पे तो 3 3 दफा 2 को 1 डिवीजन डिस्कवर कर लिया हमने। हमने इससे डायरेक्ट रिलेशन डिस्कवर किया चीजों का। ये एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ आपको। हमने इससे ग्राफ्स डिस्कवर किए, राइट। हमने इससे, और अगर क्वांटिटीज अननोन होती थी तो हम फंक्शंस डिस्कवर करते थे, और हम इस पूरी ब्रांच को अलजेब्रा कहते थे। इनके जो रिलेशनशिप से हमने उनके नाम, नोन क्वांटिटीज होती थी तो अरिथमेटिक कहते थे, और इस एंगल से भी आते थे तो अननोन क्वांटिटीज को अलजेब्रा कहते थे। फिर ग्राफ्स आ जाते थे, एंड दैट इज हाउ वी हैव बीन डिस्कवरिंग मैथ्स। तो हमने देखा चीजों में हमेशा क्या होता है, पैटर्न होता है। क्या होता है, चीजें रैंडम कभी भी नहीं होती, नथिंग इज एवर रैंडम, देयर इज ऑलवेज सम पैटर्न टू इट। हमेशा उसके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई पैटर्न होता है। हेंस द न्यू चैप्टर, सीक्वेंस। सीक्वेंस एंड सीरीज एक लंबा चैप्टर है, इट इज अ ह्यूज टॉपिक। ये इंसान को बहुत कुछ सिखाता है जिंदगी में। आप जिंदगी में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज जरूर होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेट मी लेट मी हेल्प यू नो, लेट मी गिव यू सम कंसोलेशन। जनाब, हमारे ओ लेवल आईजीसीएसई में सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरा टॉपिक शामिल नहीं है, कुछ हिस्सा शामिल है, कुछ बेसिक्स शामिल है, आपको पता लगे चीजों का सीक्वेंस कैसे होता है। इसमें कुछ पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं विदाउट नोइंग। मिसाल के तौर पे, क्या हमने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखा है? दैट इज वन पार्ट ऑफ सीक्वेंसिंग थिंग्स। शॉर्ट किया ना हमने डेटा को, क्या किया? आप देखें कि हमने डेटा को सबसे छोटा पहले लिख लिया, फिर से बड़ा लिखा, फिर से बड़ा लिखा। क्या आपने काउंटिंग आती है आपको? सीक्वेंस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी एक। क्या एबीसी आती है आपको? कोई सीक्वेंस फॉलो करते हैं ना आप। हर चीज का कोई ना कोई, एवरीथिंग हैज सम सॉर्ट ऑफ, एवरी सेट ऑफ वैल्यूज। फहद, ये फोन ले लो यार, यहाँ यहाँ से मेरे से फोन ले लो या अपना वो फोन चला लो। सुनो इसको, फोन देखो ना, वहां बज रहा है, यहाँ भी बज रहा है, सुन लो यार, फिर कॉल बैक कुछ करो इसको। मुझे पता नहीं क्यों मेरे फोन तंग आता हूँ मैं इससे। क्लास के दौरान ये फोन मेरे से ले लिया करो। ये पकड़ो, फोन ले लो मेरा। एवरी सेट ऑफ वैल्यूज, पकड़ो, इधर से सुन लो ना, फिर वहां उसको भी, वो जिसको भी मैंने वो कर दिया है, क्या कहते हैं उसको यार, क्या कहते हैं इसको, साइलेंट पे था और वाइप पे चला दिया तो ये लो सुनो। एवरी सेट ऑफ वैल्यूज, जो भी ओशो को सलमान है कॉल बैक कर लेंगे, उनसे कॉल बैक कराओ। एवरी सेट ऑफ वैल्यूज इज आर, इज आगे हो जाए, इज सम सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस। हर सेट ऑफ वैल्यूज किसी ना किसी सीक्वेंस को फॉलो कर, ठीक है बेटा। क्योंकि हमने कहा उसके अंदर कुछ सिमिलर एट्रीब्यूट भी होता है। कोई भी सेट ऑफ डेटा ले लें, देयर विल ऑलवेज बी सम सीक्वेंस टू इट। मैं एग्जांपल लेता हूँ। 1 के बाद क्या आएगा जी नेचुरल नंबर्स में? 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद। आप मुझे बताएं, क्या 5 और 4 ये सेम चीज है, डिफरेंट है? 5 और 3 सेम है, डिफरेंट है? 5 और 2, 5 और 1 सारे डिफरेंट है। अच्छा, इसका मतलब है ये। और आपको याद है ना सेट में हमने पढ़ा था, आपको याद है ना सेट में हमने पढ़ा था कि वैल्यूज, अगर एक सेट है, सेट है एक, ये नंबर्स का। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसके साथ, दो एग्जांपल्स इकट्ठे समझाता हूँ।
मेरे पास एक सेट है जिसका नाम है नेम्स। क्या नाम है सेट का? नेम्स। उसमें नाम लिखे हैं अली, अस्मा, असगर। तो ये नाम मैं अली, अस्मा, असगर को किसी भी ऑर्डर में लिखूं, सेट खराब नहीं होता। मैं इसको असगर, अस्मा, अली भी लिख सकता हूँ। इसको मैं असगर, अली, अस्मा भी लिख सकता हूँ। इसको मैं अली, असगर, अस्मा भी लिख सकता हूँ। उसे सेट पे कोई प्रॉब्लम? वी क्लियर? तो ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें भी मैं इसको 1, 4, 3, 2 लिखूंगा तो सेट की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप देखिए हम हमेशा क्या करते हैं, सेट को किसी ना किसी खास सीक्वेंस में फॉलो हम लिखते हैं, और हम नहीं भी लिखें, हमेशा उसकी तमाम वैल्यूज के अंदर देयर इज ऑलवेज सम सीक्वेंशियल रिलेशनशिप इन मैथमेटिकल वैल्यूज। मैथमेटिकल वैल्यूज के अंदर इन अ सेट भी लिख देता हूँ। कभी भी किसी सेट के अंदर जो मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं, उनके अंदर कोई ना कोई सीक्वेंशियल रिलेशनशिप होता है। सीक्वेंशियल रिलेशनशिप का क्या मतलब? कोई तरतीब उसकी जरूर होती है। आप प्लेट्स टेबल पे रखेंगे तो यू विल डेफिनेटली फॉलो किसी ना किसी तरह का सीक्वेंस। या आप छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, उससे बड़ी ऐसे रख रहे होंगे, या आप बड़ी प्लेट से शुरू करके छोटी प्लेट की तरफ जा रहे होंगे, या आपने दोनों तरफ से छोटी प्लेटों से आ रहे होंगे और दरमियान में बड़ी प्लेट लेके आनी होगी। आप अपने कपड़े रखेंगे, किसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। देयर विल ऑलवेज, और अगर आप सब कुछ को रैंडम भी करना चाहेंगे, तब भी कोई ना कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा, बस आपको पता नहीं होगा आप कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। उन सेट ऑफ वैल्यूज में कोई ना कोई सीक्वेंस हमेशा मौजूद होगा, बस आप उसको रियलाइज नहीं कर रहे होंगे कि उसमें कोई ना कोई रिलेशनशिप, वो कौन सा सीक्वेंस है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। इट विल जस्ट बी नेचर फॉर यू। जैसे हर चीज जो नेचुरली क्रिएटेड है, वो किसी ना किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला को फॉलो करती है। हम बस उसको डिस्कवर नहीं कर पाए होते। जैसे जैसे डिस्कवर करते जाते हैं तो साइंस तरक्की करती जाती है। राइट? कुछ भी रैंडम, क्योंकि एवरीथिंग इज सो एक्यूरेटली कैलकुलेटेड। हमारा काम क्या है? वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का काम क्या है हमारा? कि हमने उन सारी अल्लाह ताला ने जो क्वांटिफिकेशन की हैं उनको डिस्कवर करना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम अल्लाह तक साइंस के जरिए से भी रसाई। अल्लाह की एक ही जुबान तो नहीं है ना, सिर्फ अरबी तो नहीं है अल्लाह की जुबान, बाकी भी जुबानें अल्लाह की हैं। अल्लाह ने अरबी में जो कलाम भेजा उसके लिए भी लफ्ज आयतें इस्तेमाल की है, और नेचर के लिए भी क्या इस्तेमाल किया है, और मेरी आयतें देखो। क्या लफ्ज कुरान में इस्तेमाल किया दोनों के लिए? आयत। एक वो वाली आयतें हैं जिनका लैंग्वेज का अल्लाह ताला ने जिम्मा उठा लिया कि मैं चेंज नहीं होने दूंगा लैंग्वेज, एज इट इज इसको प्रिजर्व करूंगा। बाकी वो है जिनका अल्लाह ने कहा ये ताड़ को होनी नहीं चेंज, इसको तुम कर भी लो, कौन है नए पहाड़ बना सकता है? राइट? तो निशानी है, अल्लाह, अल्लाह की निशानी पहाड़ नहीं है। जिस लॉ और प्रिंसिपल के ऊपर पहाड़ खड़ा है वो अल्लाह की निशानी है। अल्लाह की निशानी बारिश नहीं है, वो लॉ और प्रिंसिपल है जिसके ऊपर बारिश होती है। उस लॉ और प्रिंसिपल को आप समझें, और अल्लाह कहता है उसको समझने के बाद उसको अपनी मर्जी के मुताबिक ढालें, कंट्रोल करें उसके ऊपर। आप जहाँ बारिश नहीं होती, आपको बारिश शुरू होता है, आर्टिफिशियली कराएं बारिश वहां पे। अल्लाह ने आपको उड़ने के काबिल नहीं बनाया। उड़ जाना किसी परिंदे का अल्लाह की निशानी नहीं है। वो उड़ने के लिए जो प्रिंसिपल फॉलो करता है वो प्रिंसिपल अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ने कहा उसको डिस्कवर करो, उसको अप्लाई करो, तो लोहे का जहाज बना के उड़ के दिखाओ। राइट? अल्लाह ताला की इसी चीज को फॉलो करते हुए हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ना है। इसी हुक्म की को पासदारी करते हुए हमने इस चैप्टर को पढ़ना है। हमने देखना है कि हर चीज में कोई जो गिवन डेटा होता है उसके अंदर क्या रिलेशनशिप है उसके अंदर, और वो रिलेशनशिप किस सीक्वेंस को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है, अगर किसी भी गिवन डेटा को कोई तरतीब दे दी जाए तो हमने डिस्कवर करना है कि उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है। मिसाल के तौर पे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वैल्यू का इस वैल्यू के साथ क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, 1 का 2 के साथ? प्लस वन। +1। राइट? क्या रिलेशनशिप है? अगली का क्या रिलेशनशिप है? इसका मतलब है इस पूरे सेट में जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या रिलेशनशिप रखती हैं? +1। वो क्या रिलेशनशिप रखती हैं? यहाँ तक वो प्रॉब्लम? अगर इसकी जगह मेरे पास सेट होता, आपने कहा सर वो जो नेचुरल नंबर्स हैं
उनके अंदर जो सीक्वेंस है वो क्या फॉलो हो रहा है, +1 का। अगर मेरे पास सेट होता इवन नंबर्स का, तो वो क्या रिलेशनशिप होता उनके दरमियान, +2 का, राइट। क्या +3 का भी रिलेशनशिप हो सकता है किसी और नंबर्स में, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 है, क्या उसके अंदर +3 का रिलेशनशिप हो सकता है? यस। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि मल्टीपल्स ऑफ 3 का सेट है 3 से शुरू होगा कि 1 से शुरू होगा? 3 से। ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये 1 से शुरू होगा 3 से शुरू होगा? 1 से। जो सेट ऑफ इवन नंबर्स है वो 1 से शुरू होगा 3 से, 2 से, या 0 से अगर होल नंबर है। आप देख रहे हैं हर किसी का, जब भी इन एनी सीक्वेंस, 2 थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें। नंबर 1, स्टार्टिंग पॉइंट, और नंबर 2, डिफरेंस इन टर्म्स। टर्म्स का आपस में डिफरेंस कितना। आप लिख नहीं रहे हो कुछ भी। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग पॉइंट और, यहाँ देखो प्रॉब्लम, क्योंकि हो सकता है वो जो मेरा सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ यूनिवर्सल सेट है, वो यूनिवर्सल सेट ही 12 से शुरू हो रहा हो। अब मेरा वो जो मल्टीपल्स ऑफ 3 है, क्या वो 3 से स्टार्ट हो सकता है? मेरा अगर यूनिवर्सल सेट ही 12 से शुरू हो रहा है, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 कहाँ से शुरू होगा? 12 से। अब मेरी बात समझ आई, पीछे 3, 6 और 9 तो स्किप हो गया ना। इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा मैटर करता है, प्लस डिफरेंस और भी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन फिलहाल क्या मैटर करता है, स्टार्टिंग पॉइंट और डिफरेंस। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? अब आपको पता है ना कि हर सब्जेक्ट जो होता है वो एक अपनी वोकेबलरी रखता है। देखो, आपस में डिस्कशन करने के लिए कोई ना कोई सिंबल्स तो होंगे ना जो हम अप्लाई करेंगे। मैथ्स में आपको याद है ना, मैंने कहा था हम थोड़े से कामचोर होते हैं। कौन से कामचोर? वो नहीं जो काम से जान छुड़ाते हैं, वो वाले कामचोर जो काम का छोटा रास्ता, शॉर्टकट ढूंढते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। तो हम लोगों ने, वो चेयर है बेटे उधर, हम लोगों ने क्या करना है, हमने काम का एक रास्ता ढूंढना है जिससे हमारा काम शॉर्ट हो सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं मैथ्स में, आपको पता है हम लोग क्या करते हैं मैथ्स में, हम सिंबल्स चीजों को असाइन कर देते हैं। चीजों को क्या कर देते हैं? सिंबल्स असाइन कर देते हैं। तो किसी भी सीक्वेंस में हम लोग जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, आम तौर पे जो प्रैक्टिस है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं A1। क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं? इसको आमतौर पे हम ये भी कह देते हैं, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म। कौन सी टर्म है ये? फर्स्ट टर्म। और फिर हम डी का सिंबल इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? डिफरेंस के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। किसी को यहाँ तक को प्रॉब्लम है प्लीज तो बताइएगा। एरा किंजा आपको यहाँ तक समझ आ गई है? यस सर। यस सर, आप बस राइट हम्म। करें। लिख राइट कर लें, मैं जरा पॉज कर देता हूँ, अब यहाँ तक लिख लें फिर आगे चलते हैं। बेटे अब एक बात बताइएगा, मैंने आपकी ये बात मान ली, और इसके अंदर हमने कोई तरीका कार ढूंढ लिया कि कैसे हमने कोई सीक्वेंस फाइंड करना है। मैं आपको सामने 2-3 सेट लिखता हूँ, आप बताइए इनका आपस में क्या सीक्वेंस है, राइट? बता सकते हैं कि नहीं? एक एक लफ्ज और मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करा दूं पहले, एंड दैट इज, वी यूज एन एज अ सिंबल फॉर व्हाट? नेचुरल टर्म नंबर। नंबर। हम इसके अंदर टर्म नंबर के लिए
एन यूज करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस बात को समझाने के लिए मैं लेट मी डिस्क्राइब दिस। मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर क्या है वैल्यूज, लेट्स कॉल इट ई। इसके अंदर वैल्यूज क्या है, दे आर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अंदर this first value is your n1, second one is n2, third one is n3, fourth one is n4, fifth one is n5 and 6 and 7 and so on, ठीक है। और whenever they are asking for, so if I ask you कि what is the first term, आप क्या आंसर देंगे, क्या है फर्स्ट टर्म? 4. 4, राइट। if I ask you what is the fifth term, तब आप क्या आंसर देंगे मुझे? 12. आप n5 ढूंढेंगे। what is n5 here? 12. 12, राइट। Yeah. अगर मैं आपसे कहूं कि nth टर्म तलाश करें, तो मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं? व्हाट एम आई आस्किंग फॉर? nth टर्म से क्या मुराद है? आंसर जिससे कैसे, ठीक है। Where the term is equivalent to the number of the or some. You have to find the term. मैं सबकी बात समझ गया। तो nth टर्म जब मैं आपसे पूछूंगा तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ जी? व्हाट एम आई ट्राइंग टू आस्क यू? जब मैं कहता हूँ nth टर्म बताएं, जब भी मैं कह रहा हूँ nth टर्म बताएं, तो व्हाट आई एम आस्किंग फॉर इज, आपको आवाज आ रही है ना किंजा? Yes, sir. आई एम आस्किंग फॉर अ फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें आप n नंबर किसी को भी कहें, आप मुझे कहें 50वीं टर्म बताएं, कौन सी टर्म बताएं? 50th टर्म बताएं। तो 50th टर्म फाइंड करने के लिए या तो मैं इस सीक्वेंस को आगे n50 तक लिखूंगा, एक तरीका तो ये हो सकता है ना, क्या यही हो सकता है ना? अगर मैं इसको 50th टर्म निकालनी है मैंने, तो एक तरीका तो ये हो सकता है ना, मैं n7 तक लिखी, n8, n9, n10 ऐसे करता जाऊं, और मैं 50th टर्म, क्योंकि हमें पता है कि हर टर्म में हो क्या रहा है, +2 हो रहा है, हमें पता है कि +2 होता जा रहा है, तो +2 करता जाऊं 50वें नंबर पे चला जाऊं। एक दूसरा तरीका क्या है, मैं एक जनरल फॉर्मूला डिस्कवर कर लूं, अ जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल टर्म्स। इससे क्या होगा, मुझे आप n की वैल्यू दे दें, अब उस जनरल फॉर्मूला में क्वांटिटीज कौन सी इन्वॉल्व होंगी? एक ए स्टार्टिंग क्वांटिटी, क्योंकि अगर यही इवन नंबर मैंने कहा से स्टार्ट किए, 4 से स्टार्ट किए, ये 0 से स्टार्ट कर रहे होते तो 50th टर्म कोई और बनती। ये 4 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 50वीं टर्म कोई और बन रही है। ये स्टार्ट हो रहे होते 10 से तो 50वीं टर्म कोई और बनती। मैं अगर डिसाइड करता हूँ कि कौन सी टर्म से मैंने, यानी मैं स्टार्टिंग पॉइंट अगर मेरा डिफरेंट होता है तो 50वीं टर्म भी मेरी डिफरेंट होती जाएगी। तो एक इसमें मेरे कौन सा इन्वॉल्व, क्या चीज वैल्यू होगी, क्या इन्वॉल्व होगी? स्टार्टिंग टर्म। दूसरी चीज क्या इन्वॉल्व होगी इसके अंदर मेरे, जो डिफरेंस है, इवन नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता। अगर ये इवन नंबर्स की बजाय मल्टीपल्स ऑफ 4 होते तो 4 का डिफरेंस होता। अगर ये मल्टीपल्स ऑफ 6 होते होते सारे इवन ही, लेकिन डिफरेंस किसका होता हमेशा? 6 का। तो एक हमारे पास ये भी प्रॉब्लम है कि मुझे डिफरेंस भी, दूसरी चीज जो इन्वॉल्व होनी है वो डिफरेंस है। और तीसरी चीज जो इन्वॉल्व होनी है, सर टाइम देंगे। पता नहीं था, कैसे नहीं पता था, रोज यही टाइम। सर टाइम ग्रुप में जाता है सर। छुट्टी भी आपकी 4:30 है, आपने पहले नहीं जाना, कल आप पहले चले गए थे। आखिरी क्लास में बैठ के इधर रिमेडियल करनी है, बैठ के सॉल्व करना। जी। जी। जी, बिजनेस वाले भी, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो रहा था, तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो क्या है? कॉमन डिफरेंस हो गया, स्टार्टिंग टर्म होगी, और हमें चाहिए एन। तीसरी चीज क्या इन्वॉल्व होगी हमारे पास? एन। क्या तक प्रॉब्लम? अच्छा जी, इससे पहले कि हम उस फॉर्मूला की तरफ जाएं, आप देखिए यहाँ पर सबके अंदर डिफरेंस सेम है कि नहीं? यहाँ पर डिफरेंस Yes, सबके sir. अंदर
क्या ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस सब में सेम ना हो? Yes, sir. क्या ऐसा सेट ऑफ डेटा हो सकता है जिसमें डिफरेंस सब में सेम? फिर क्या Yes, करेंगे? sir. क्या फिर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो उस कॉमन डिफरेंस के लिए होगा? Uh, I think. अगर तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है तो फिर तो डिफरेंस भी सेम होना चाहिए ना। फिर एक तीसरा केस भी है। कुछ ऐसे सेट्स होते हैं हमारे पास जिनका आपस में रिलेशनशिप अपेरेंटली नजर ही कोई नहीं आता। उनका रिलेशनशिप ढूंढने के लिए हमें बहुत ज्यादा डाइव डीप डीप करना पड़ता है। डिफरेंट लेवल्स आगे इसका मतलब है सीक्वेंसेस के। इन डिफरेंट लेवल्स में से इस वक्त जिस लेवल को हम स्टडी कर रहे हैं इसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं इसको हम? जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? इन अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम दो तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंसेस होते हैं जिनमें आप कोई नंबर प्लस या माइनस करते हैं। प्लस या माइनस करते हैं। प्लस या माइनस करते हैं। ये कौन से सीक्वेंस होते हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस होता है बेटे? जिसको कि हम प्लस या माइनस करते हैं, जिससे कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म निकलती रहती है। कोई प्रॉब्लम? सर मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे जरा दे दें फॉर्मूला, वो दे दें, क्लास दे दें, तो मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आज की क्लास में तो नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन एक इनिशियल कॉन्सेप्ट देता हूँ और इस सारे को रिकॉल करके, ये एक दिन का चैप्टर है, कल ही इसकी सारी बेसिक कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। कल ही वर्कशीट दूंगा, कल आप रेमेडियल में बैठ के इसकी वर्कशीट के प्रॉब्लम्स मेरे से डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कल ही डिस्कस करें। मंडे को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा और इसकी वर्कशीट सॉल्व कराऊंगा क्लास में। ट्यूसडे को इसका टेस्ट ले लूंगा। इट्स जस्ट अ 1 डे लॉन्ग चैप्टर। ठीक है? इसके लिए बेटे हमने आफ्टर मच कंसिडरेशन क्या किया, कैसे किया, कितने क्या स्टेप्स फॉलो किए, वी जस्ट फाउंड अ फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला हमारा सिलेबस में नहीं है कि कैसे फाइंड किया आपने, बट वी गॉट अ फॉर्मूला। फॉर्मूला इज nth term will always be equal to a plus n minus 1 into d। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का एक सादा सा फॉर्मूला है। एन स्मॉल लिखते होते हैं nth टर्म के लिए। सॉरी, इसने नहीं हटना, रोक डालते हैं। अब आप कोई भी सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस लेते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सा होता है? जिसके अंदर डिफरेंस होता है कॉमन। डिफरेंट कौन सा होता है? कॉमन। हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। 50वीं टर्म निकालनी है हमने। 50th टर्म। पहली टर्म कौन सी थी हमारे ऊपर वाले सीक्वेंस में? 4। 4 प्लस एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 50 माइनस 1 इंटू डी इंटू डी। डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास? 2 का। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 49 इंटू 2। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 98 एंड दिस इज इक्वल टू 10। किसी को प्रॉब्लम? वी क्लियर? दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कौन सा होता है? जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस होता है। अरिथमेटिक मीन होता है जिसमें डिफरेंस कॉमन होता है। जैसे ये जो हमारे पास सीक्वेंस था, इसमें हर नेक्स्ट टर्म में 2 ऐड हो रहे थे। क्या हो रहा था? 2 ऐड हो रहा था, तो कॉमन था ना। ऐसा तो नहीं है कि 8 में 2 ऐड हो रहे हैं लेकिन आगे 10 में 4 ऐड हो रहे हैं और आगे 6 ऐड हो रहे हैं। जो कॉमन डिफरेंस वाला होता है उसको कहते हैं अरिथमेटिक अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमें ये नाम याद करने की जरूरत, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब कॉमन डिफरेंस वाला होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के a प्लस n माइनस 1
इंटू डी का फॉर्मूला लगा के हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लिया हमने। डी की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है उनके अंदर, जो कि इस ऊपर वाले फॉर्मूला के अंदर 2 था। कितना था? 50वीं टर्म हमें उसने कहा निकाल के दें, 50th टर्म। तो हमने एन की जगह क्या पुट कर दिया, 50। और फर्स्ट टर्म हमारी 4 से स्टार्ट हो रहा था, तो ए की जगह क्या पुट कर दिया, 4। 4 प्लस 50 - 1 इंटू 2। 50 - 1 कितना होता है बेटे, 49। 49 2 जार होता है 98। तो 4 ऐड किया 102। आप अब बेशक यहाँ से 2 + 2 4 से स्टार्ट हो और ऐड करते जाए 50वें तक जाए, आपको 102 ही मिलेगा। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन? वी क्लियर ऑन दिस? चलें जी, दिस इज ऑल फॉर टुडेज मैथ्स क्लास। कल विल कंप्लीट दिस चैप्टर Can you इंशाल्लाह। re-explain it?